हम लोगों ने एनेस्थीसिया की फार्माकोलॉजी जो है वो करनी है कि एनेस्थीसिया क्या होता है और एनेस्थीसिया स्टेट को अचीव करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थीसिया जो है ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो है हमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, समटाइम्स लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ अवेयरनेस, ये ऐसी स्टेट है। अब इस कॉमनली आप लोगों ने ये चीज देखी होगी या सुनी होगी, हम लोग ज्यादातर मूवीज वगैरह में जो देखते हैं कि एनेस्थीसिया दिया, बंद ऑपरेशन से पहले और बंदा बेहोश हो गया। अब इसमें हम लोग ये भी देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है और फेस के ऊपर एक गैस पंप भी रखा जाता है कि इनहेल कर ले और एनेस्थीसिया की स्टेट आ जाए। तो एनेस्थीसिया जो है ये एक्चुअल में एक ऐसी सर्जिकल स्टेट है जिसके अंदर जो है आपको अपने इर्द गिर्द का कोई इन्वायरमेंट का नहीं पता, आप बेहोश हैं। आप इस किस्म का बेहोश हैं कि आपको पेन सेंसिटिविटी नहीं आएगी। मतलब नॉर्मली आप जब सोते हो तो आपको कोई दो तीन थप्पड़ कोई मारे आप उठ जाओगे, लेकिन ये अनेस्थेटिक स्टेट जो है वो इस तरह की अनकॉन्शियसनेस है कि इसमें पेन जो है उसकी इनसेंसिटिविटी, आपको पेन फील ही नहीं होती। ना पेन फील होती है, आप अनकॉन्शियस होते हो। समटाइम आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं, कुछ हद तक रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सेस भी आपके जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं। स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया स्टेजेस वो हम लोग इंशाल्लाह भी देखते हैं। तो anesthesia is an insensitivity to pain, especially as artificially induced की जाती है by the administration of gases or drugs before our surgical operation। अब ये गैसेस एंड ड्रग्स में ये टाइप्स हैं कि एनेस्थेटिक जो है वो इनहेल्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, एनेस्थेटिक्स जो है वो आपको इंजेक्शन के थ्रू भी आप ले सकते हो, एनेस्थेटिक्स जो है कुछ टॉपिकल एनेस्थेटिक्स भी हैं। तो आगे हम टाइप्स में बढ़ेंगे। तो एनेस्थीसिया के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि वो ड्रग्स जो कि हम एनेस्थीसिया को इंड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ड्रग्स कहलाते हैं एनेस्थेटिक्स। क्या कहलाते हैं? एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं उनकी थोड़ी सी यहाँ पे क्लासिफिकेशन जनरल सी लिखी हुई है। वो क्या है कि वो इंजेक्टेबल्स भी हो सकते हैं, वो सरफेस एनेस्थेटिक्स भी हो सकते हैं और वो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है। इंजेक्टेबल्स में कुछ लो पोटेंसी हैं, कुछ इंटरमीडिएट पोटेंसी हैं, कुछ हाई पोटेंसी हैं। जो लो पोटेंसी हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं, उनके नाम क्या है? प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी जो है और इंटरमीडिएट ही उनकी ड्यूरेशन है, लिग्नोकेन एंड प्राइलोकेन। और हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वो क्या है? टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबोकेन। ये सारी जो है क्लासिफिकेशन इंजेक्टेबल्स की होगी। फिर सरफेस, मतलब जो हम लोग टॉपिकली भी इंजेक्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। इनमें दो आगे से मजीद टाइप्स हैं, सॉलेबल, इनसॉलेबल। कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन और बेनोक्सिकेट जो है वो सॉलेबल में आ जाते हैं। इनसॉलेबल के अंदर बेंजोकेन, विटामिन और ऑक्सीथाजाइन जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर इनहेल्ड का नहीं लिखा हुआ, इनहेल्ड का आगे उन्होंने एक ड्रग एक्सप्लेन किया हुआ है। अब दो तरह का एनेस्थीसिया होता है, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कंप्लीटली तौर पे बंदा बेहोश हो जाता है, उसकी कंप्लीट अवेयरनेस खत्म, कॉन्शियसनेस खत्म, सेंसिटिविटी टू पेन ऑल ओवर द बॉडी कंप्लीटली तौर पे खत्म हो जाती है। ये एक या दो कॉम्बिनेशन से भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इनहेल्ड से शुरू करवाया और इंट्रावीनसली जो है वो उसको मेंटेन कर लिया, या इंट्रावीनस शुरू करवाया और इनहेल्ड से उसको मेंटेन कर लिया। मतलब एक दफा लोडिंग डोज दिया और जब तक आपने एनेस्थीसिया स्टेट रखनी है, जैसे फर्ज करें 12 घंटे का ऑपरेट है, तो 12 घंटे तक उस एनेस्थीसिया स्टेट को मेंटेन करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है वो ड्रग इंड्यूस करवानी पड़ेगी। और साथ साथ बॉडी के जो जितने भी चीजें हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके जितने भी वाइटल साइंस हैं जैसे उसकी ब्रीदिंग को, आई रिफ्लेक्सेस को, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को क्लोजली क्लोजली जो है वो हम मॉनिटर भी करते हैं। तो इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया में टोटल अनकॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी आ जाती है। और मेजर जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं जिनमें भी मैंने बताया जिनका टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, उसके लिए जैसे कोई हार्ट बाईपास हो गया या बड़ा कोई ऑपरेट, कोई ट्रांसप्लांट हो गया, उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है फॉर शॉर्ट मेडिकल प्रोसीजर्स, जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेट हो गया, उसके लिए अब ना बंदे को बेहोश नहीं करते। अब वो क्या करते हैं कि उस स्पेसिफिक जगह को जो है ना वो सुन कर देते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक लोकल जगह जहाँ पे आपने ऑपरेट करना है उसको सुन कर दो और ऑपरेट कर लो, बंदा बेहोश करने की जरूरत नहीं है। तो माइनर सर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे ऑपरेट होना है
उधर उस जगह को सुन कर देते हैं, उस जगह के अंदर एनेस्थीसिया कॉज करवा देते हैं, चाहे वो जिस मर्जी तरीके से किया, जैसे कुछ डेंटल प्रोसीजर हो, टूथ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, उसके अंदर आपको लोकल का इंजेक्शन लगते हैं ताकि आपकी वो जगह सुन्न हो जाए। अब एनेस्थीसिया जो है वो करता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सिडेशन कॉज करता है, आप सो जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे, आपकी एंजाइटी को कम कर देगा, ठीक है, और लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनीजिया, आपको पता नहीं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और एमनीजिया मतलब वो जो टाइम है जिसमें आपको एनेस्थीसिया कॉज किया गया था, आपको उसके टाइम की चीजें भी नहीं याद रहती। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक बंदा है, उसको ओटी में लेके जाया गया, उसको एनेस्थीसिया दिया गया, एनेस्थीसिया वर्क करने में लगा तो 5 मिनट, ठीक है, एनेस्थेटिक उसको दे दिया, जनरल एनेस्थीसिया उसके अंदर गॉस करवाया, वो 5 मिनट का जो वक्फा है, और उसके बाद वो जो ऑपरेशन का टाइम है, ठीक है, उस बंदे को वो नहीं याद रहे, ठीक है, एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब उस वक्त की मेमोरी उसके पास नहीं रहेगी। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, मतलब आपने बॉडी को कट करके खोला हुआ है, उसके अंदर से ऑर्गन्स को आप छेड़ाखानी कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि बॉडी के रिफ्लेक्सेस काम करें एकदम से। आपको अभी कभी आप सो रहे हो, आपकी टांग एकदम से ट्विच कर जाती है, आपका बाजू एकदम से ट्विच कर जाता है, आप नहीं चाहते कि ऑपरेशन के टाइम पे जब इतना नाजुकी का काम हो रहा है तो बीच में एक्स्ट्रा कोई रिफ्लेक्सेस काम करें। तो उसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल जो है हमको सबको रिलैक्स कर देते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा रिफ्लेक्सेस ना आए बॉडी के। इसके अलावा अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस बाकियों को भी जो है वो रोक दिया जाता है, जिसके अंदर कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। एंड देन एनर्जीसिया, लॉस ऑफ पेन, आपको इनसेंसिटिविटी टू पेन, आपको सुकून आता है, ठीक है, आपको पेन नहीं फील होती। उसके अलावा जो है, एक दफा आपके अंदर एनेस्थीसिया, एक पेशेंट है, उसके लिए उसका ऑपरेट होना है, उसको एनेस्थीसिया कॉज किया है, ठीक है, एनेस्थीसिया की स्टेट उसके अंदर इंड्यूस करवाई है, ठीक है, ऑपरेशन से पहले। तो इसकी ना टोटल 4 स्टेजेस हैं कि एनेस्थीसिया पहले कैसे इंड्यूस के टाइम पे क्या होगा, देन आफ्टर किस तरीके से वो मजीद किन स्टेजेस से गुजरेगा वो जनरल एनेस्थीसिया या सर्जिकल एनेस्थीसिया, हम ये वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं। सर्जिकल एनेस्थीसिया जो है उसकी स्टेजेस क्या है? सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर क्या आता है कि आपने जब एडमिनिस्टर करवाया, आपने ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाया, चाहे वो आपने इनहेल्ड फॉर्म में दिया है, चाहे आपने इंजेक्शन लगाया है, जिस मर्जी फॉर्म में आपने जो है बॉडी के अंदर वो एडमिनिस्टर कर दिया, सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, स्टेज ऑफ एनर्जीजिया, सबसे पहली स्टेज है, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, उसके वाइटल साइंस को हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ठीक है, अगर आप उससे कोई बातें शातें करो तो वो आपको जवाब दे रहा होता है, वो आपकी कमांड्स को फॉलो करता है, ठीक है, कोई भी चीज कह दो, आप साइड पे हो जहाँ, आप हाथ ऊपर करें, आप ये करें वो करें, हर चीज को वो फॉलो करेगा, उसके बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो अभी हैं, ठीक है, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अभी हैं। उसके बाद आती है आपकी स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, इसको स्टेज ऑफ डिलीरियम भी कहते हैं, मतलब वो बंदा एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेज मतलब वो बहुत ज्यादा वोकलाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बातें करना लग जाएगा, आपको अपनी पता नहीं पुरानी पुरानी कहानियां सुनाना शुरू कर देगा, आपको ऐसा, मेरा मेरा फलाना रिश्तेदार नहीं आया, उसके मेरे साथ ये ताल्लुकात थे, ये है वो है, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरा वो नहीं, फजूल बातें, वो वोकलाइज होना शुरू हो जाएगा। उसकी ब्रीदिंग के अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है, इरेगुलरिटी आ जाएगी, उसको मस्कुलर स्पैज्म्स शुरू हो जाएंगे, ये है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट थोड़े से अब ये बहुत जो है ना सेकेंड्स मिनट्स की स्टेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये हमने एक्चुअल में जो है अचीव करनी होती है। इसमें ये डीप एनेस्थीसिया है, ठीक है, इसके अंदर आप पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, अनकॉन्शियस होता है, और उसको कोई पेन नहीं फील होती, उसको इर्द गिर्द का कुछ नहीं, अनअवेयर होता है वो, ये है सर्जिकल एनेस्थीसिया जिस जो हमने अचीव करना होता है। फिर बहुत ज्यादा सर्जिकल एनेस्थीसिया की तरफ अगर बॉडी चली जाए ना, अब देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, एक बंदा बेहोश है, ठीक है, अब उसको थप्पड़ मारो वो उठ जाएगा, अब सर्जिकल एनेस्थीसिया में ये कैसी नींद है जिसमें बंदे को काट रहे हैं, उसके ऑर्गन्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और वो बंदा कुछ भी नहीं कह रहा, तो ब्रेन किस तरीके से अफेक्ट हुआ हुआ है। तो जो है ब्रेन को इतना ज्यादा जो है वो इनहिबिट किया होता है उसके एक्शंस को, या उसको कह दो कि इतनी ज्यादा डिप्रेशन ब्रेन एक्टिविटी के अंदर लाई जाती है कि एक यहाँ पे एक चीज मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी कि अगर ये बहुत ज्यादा देर के लिए कंटिन्यू हो जाए ना, तो बॉडी के जो है सीवियर सीएनएस इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस हो जाता है,
ठीक है। और उसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना वो भी इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि आपकी ब्रीदिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। फिर आपको वेंटिलेशन की जरूरत होती है, वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है, जो आपको पहले वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। मेडुलरी डिप्रेशन के अंदर ये लास्ट जो है ना ऐसी फेज है जिसके अंदर आपको सिवियर सीएनएस जो भी आ जाएगा, डिस्टर्बेंसेस भी आ जाएंगी, और सिवियर जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, और पेशेंट को जो है वो फिर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या होता है, अब ये सारा प्रोसीजर हो गया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद वो कुछ टाइम लगता है बंदे को उस एनेस्थेटिक स्टेट से वापस आने में, रिकवरी में। ठीक है, रिकवरी में दोबारा से तो उसको वापस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस के अंदर उसने वापस आना है। इस फेज के अंदर भी हम उसको जो है वो कम्प्लीटली तौर पे मॉनिटर करते हैं, उसके तमाम वाइटल ऑर्गन्स को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टेट से वापस आ जाए। तो ये है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। आपको इसके सिर्फ नाम बताए हुए हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ड्रग्स जो हैं कुछ जनरल एनेस्थीसिया के ड्रग्स भी बताए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इनहेल्ड के अंदर एक ड्रग का नाम बताया है हेलोथेन, और इंट्रावेनस के अंदर एक ड्रग का नाम बताया है बेंजोडाइजेपिन। अब इसके अंदर एक एक नहीं होते, बहुत से ड्रग्स हैं, आप लोगों आपको एक एक का बताया है। लोकल के अंदर भी एक ड्रग का नाम बताया है लाइडोकेन। तो सबसे पहले हम लोग हेलोथेन पढ़ते हैं। उसके नाम से पता चल रहा है कि ये जनरल एनेस्थीसिया, ये कंप्लीट बॉडी के अंदर जो है अनकॉन्शियसनेस कॉज करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है इनहेल्ड, ये इनहेल करके जो है वो बॉडी के अंदर इंड्यूस कराया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर हमें नहीं पता कि किसके ऊपर जाके इसने काम करना है, बस ये हमें पता है कि जो गाबा रिसेप्टर है, गाबा रिसेप्टर आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी रिसेप्टर है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिनेप्सिस होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, गाबा रिसेप्टर आपका मेन जो है वो क्या है, इनहिबिटरी जो है वो आपका मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कह लो है। तो इसने क्या करना होता है, इसने एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो इम्पल्स है उसको ब्लॉक करना होता है। तो कहते हैं कि ये ड्रग गाबा की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। मतलब अगर गाबा पहले 100 की स्पीड के ऊपर जा रहा था, अब वो 1000 की स्पीड पे जाएगा। तो ये जो गाबा की सेंसिटिविटी जो है इसको इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दिमाग को जो है वो क्या किया जा रहा है, इनहिबिशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। दिमाग को जो है आपकी जो सीएनएस है उसको इनहिबिट किया जा रहा है। ठीक है, एक ये चीज आ गई। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो इनहिबिटरी क्लोराइड आयन का करंट है उसको भी जो है ना, उसके कॉजेस को भी प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। वो भी किसकी वजह से हो रहा है, गाबा रिलीज के बाद ही। पहले तो गाबा के ऊपर इफेक्ट है, उसके बाद क्लोराइड आयन के ऊपर इफेक्ट हो गया। और इस तरीके से करके ये क्या करता है, ये जो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स हैं, दो न्यूरॉन्स में एक प्री साइनेप्सिस होता है, देन साइनेप्टिक क्लेफ्ट आता है, देन पोस्ट साइनेप्सिस होता है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। उसने पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्सिस जो है वो गाबा निकला, उसने जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहा, देन पोस्ट साइनेप्ट के साथ जाके पोस्ट साइनेप्सिस के ऊपर उसने ब्लॉक कर दिया न्यूरॉन की स्टिमुलेशन को। इस तरीके से वो कंप्लीटली तौर पे सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। हेलोथेन जो है वो बहुत जल्दी एनेस्थीसिया को कॉज करवाता है, और ये बहुत, और इससे रिकवरी भी बड़ी जल्दी है। जितनी जल्दी ये, मतलब जितनी जल्दी ये कॉज करवाएगा उतनी ही जल्दी वो बंदा रिकवर होकर दोबारा से कॉन्शियस हालत में आ जाएगा। पोटेंट है, पोटेंट एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी ये इस्तेमाल हो जाएगा और अपना इफेक्ट शो कर देगा। पोटेंट मींस लेस क्वांटिटी के अंदर जो ड्रग यूज होते हैं वो पोटेंट ड्रग्स कहलाते हैं। वीक एनर्जेसिक है, एनर्जेसिया इसके साथ जो है वो इंड्यूस कम होता है, तो हम लोग साथ में कोई एडिशनली ड्रग दे के एनर्जीसिया कॉज कर देते हैं। एडिशनली ना साथ को एडमिनिस्टर कर लेते हैं ड्रग्स, मजीद ड्रग्स को, ताकि वो कंप्लीट एनर्जीसिया आ जाए। उसके अलावा पोटेंट ब्रोंकियोडायलेटर है, मतलब ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर लेता है। उसके अलावा यूटेराइन मसल्स को भी रिलैक्स करता है और स्केलेटल मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है। ये इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूसेज हैं। फार्माकोकाइनेटिक देखें तो ये बॉडी में बड़ी जो है, इस बॉडी के अंदर जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो है बॉडी के अंदर जाके जब ये काम वगैरह कर देगा तो जब इसने बाहर निकल, ठीक है। हम लोगों ने फेज 1 रिएक्शंस पढ़े थे, उसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन हो रही थी, ऑक्सीडेशन होने के बाद टूटता है ये और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। हेलोथेन जो है इसको 2 या 3 हफ्ते से पहले दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। मतलब एक बंदे का ऑपरेशन हुआ है, उसको हेलोथेन दे दिया है, उसका 1 हफ्ते बाद दोबारा ऑपरेट है, आप उसको दोबारा हेलोथेन नहीं दे सकते। कम से कम हेलोथेन दोबारा देने के लिए उसको 2 से 3 हफ्ते का वेट करवाना पड़ता है। कोई और एनेस्थीसिया दे के ड्रग ऑपरेशन कर लो, ये वाला रिपीट ना करो, क्योंकि इसने टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब होना है, इसने बॉडी के अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब रहना है।
ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट लो हो सकती है। और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरथर्मिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। आपके ऑर्गन्स शट डाउन, आपका ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी शट डाउन होना शुरू। और ये हर ह्यूमन में नहीं आता, कुछ ह्यूमंस में आता है, कुछ में नहीं आता। ठीक है, उस टाइम पे हम कूलिंग ब्लैंकेट्स और कूलिंग किसी डिफरेंट चीजों से बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। बस एकदम से बॉडी टेम्परेचर जो आपका थर्मो रेगुलेटर है ना, जो आपकी बॉडी का है, उसको अफेक्ट कॉज कर देता है ये। आगे ये 3 नाम लिखे हुए हैं, ड्रग्स के नाम है, पता नहीं क्यों उन्होंने साइड इफेक्ट्स में क्यों लिख दिया, इसको कट कर दें। नेक्स्ट हमारे जनरल एनेस्थीसिया जो हम इंट्रावीनसली दे सकते हैं, दैट इज बेंजोडाइजपीन्स। बेंजोडाइजपीन्स हम लोगों ने सीएनएस के जो है वो चैप्टर में भी पढ़े हैं। इनको आईवी बॉडी में एंटर करवाया जाता है, इंट्रावीनसली दिया जाता है ये बॉडी में। जहां पे दिया जाता है, एंटर करवाया जाता है, जितनी देर वहां साइट ऑफ एक्शन से, सॉरी, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिमाग में जाने में लगेगी ना, चाहे वो 10 सेकेंड लग रहे हैं, चाहे वो 1 मिनट लग रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, चाहे वो 15 सेकेंड लग रहे हैं, उतना ही टाइम लगेगा ड्रग को जो है एनेस्थीसिया कॉज करने। ठीक है, वन आर्म ब्लड ब्लड सॉरी आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम कहते हैं इसको। मतलब इसको आर्म से एडमिनिस्टर कराया जाता है, और आर्म से ब्रेन में जाने में जितना उसको टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगता है एनेस्थीसिया को इंड्यूस होने में। उसके अलावा जो है आगे है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में इन्होंने लाइडोकेन का नाम यूज किया है। लाइडोकेन जो है ये सरफेस के ऊपर जो है, जिस जगह के ऊपर एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया स्टेट कॉज करवानी है, उधर आप जो है सॉफ्ट टिश्यू या डर्मिस के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। मतलब अपर स्पेसिस के अंदर ही, नीचे नहीं, स्किन के दरमियान ही इसको करेंगे आप इंजेक्ट। वहां पे नर्व्स को ब्लॉक कर देगा ताकि लॉस ऑफ सेंसेशन कॉज हो। ये उसी जगह के ऊपर एक्ट कर रहा है जहां पे आप इंजेक्ट कर रहे हो। तो इसके अंदर ना एब्जॉर्प्शन का फैक्टर आ रहा है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है इसने। इसने क्या करना है, इसने उसी जगह के ऊपर एक्ट करना है जहां पे इस्तेमाल है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने का फायदा ही कि नहीं, क्योंकि हमें हमने जहां इस्तेमाल करना है वहीं तो हमने इसको लगाया है। डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ जाएगा। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सेंसेशन को ये जो है अबॉलिश कर देगा। और समटाइम्स अगर हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देते हैं तो मोटर एक्शंस को भी ब्लॉक कर देता है। मतलब आप मूव भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने हाथ में कोई जो है 2-4 स्टिचेस लगनी है, डॉक्टर ने उधर सुन कर दी वो जगह स्टिचेस लगाने के लिए, तो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मुझे पेन नहीं फील होगी, और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मेरे से हाथ ही मूव नहीं होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सोडियम गेटेड, सॉरी, सोडियम जो है चैनल्स उनको ब्लॉक कर देता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो हैं उनको ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये एनेस्थीसिया कॉज करता है। मतलब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगी, इन एंड आउट सोडियम का बंद हो गया। लिग्नोकेन जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लोकल एनेस्थीसिया है। अच्छा, इसमें ना एक ये चीज आती है कि लोकल एनेस्थेटिक कॉजेज वेजोडायलेशन। ठीक है, वेजोडायलेशन का मतलब ये है कि जहां पे आप लोकल एनेस्थेटिक लगा रहे हो वहां पे वेसल खुल जाएगी। अब वेसल खुल जाएगी तो वेसल के अंदर से जो है आपका जो भी ड्रग है वो भी बड़ी जल्दी बह जाएगा, आगे आपकी सर्कुलेशन में चला जाएगा। कॉन्टिन्यूसली आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन चल रही है ना, तो अगर वो ड्रग बड़ी जल्दी से साइट ऑफ एक्शन उस जगह से निकल गया है जहां पे आपने लगाया है, तो फिर तो वो सुन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना सुन ज्यादा देर के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जब भी कोई हमने लोकल एनेस्थीसिया देना होता है ना, उसके साथ हम लोगों ने एड्रेनालिन में पढ़ा था कि 0.0000001% हम साथ एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन भी एक्ट करवाते हैं इसके साथ। तो एड्रेनालिन क्या करता है, वो वेजो कंस्ट्रिक्टर है, या एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन सेम है, वो वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वो क्या करेगा कि वो उस जगह को बंद कर देगा, उस वेसल को बंद कर देगा जहां पे हमें एनेस्थीसिया वाली जगह चाहिए। तो ड्रग आगे फ्लो नहीं कर सकती। तो इस तरीके से एनेस्थीसिया को बहुत ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थीसिया के साथ जब हम लोग प्लस करके लगाते हैं, तो आपका लोकल एनेस्थीसिया ज्यादा देर के लिए जो है उस जगह के ऊपर एक्ट कर सकता है। जस्ट लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे तो क्या करेगा, वेजोडायलेशन करेगा, वेसल खुलेगी, जो ड्रग है वो सर्कुलेशन से उस जगह से हट जाएगा। हम क्या करेंगे, उस वेसल को बंद कर देंगे ताकि ड्रग जो है वो उधर ही रहे और ज्यादा देर के लिए वो जगह सुन रहे।
तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा एंटर करवाते हैं। साइड इफेक्ट्स अगर हम देखें तो न्यूरल टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, डिप्रेस, कार्डियक पेसमेकर एक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शन, ये इसके क्या हैं साइड इफेक्ट्स। बहुत बेसिक सा इन्होंने बताया है, शुरू में बताया कि एनेस्थीसिया क्या होता है, फिर एनेस्थीसिया जो कॉज करते हैं उनको एनेस्थेटिक ड्रग्स कहा जाता है, फिर एनेस्थीसिया जनरल क्या है, लोकल क्या है, एनेस्थीसिया के फायदे क्या हैं, ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर एनेस्थीसिया की स्टेजेस क्या हैं, फिर आप लोगों को जो है दो जनरल एनेस्थीसिया का बताया हुआ है और एक लोकल एनेस्थीसिया। बहुत बेसिक है, इतनी डिटेल में गई नहीं क्योंकि आपके लेवल पे हम लोगों ने इतनी डिटेल करनी ही नहीं है।